गुड मॉर्निंग क्लास। समाज शास्त्र के कारवां को मैं डॉक्टर हर्षवर्धन आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा चर्चा और परिचर्चा का विषय है वो विषय है समाज शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र के बीच संबंध। समाज शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र के बीच संबंध एवं अंतर पर हम चर्चा करेंगे। 48वीं से 52वीं बीपीएससी के अंतर्गत यह प्रश्न आया भी है। इसके पूर्व के कक्षा में हम लोगों ने चर्चा किया था समाज शास्त्र और इतिहास के विषय वस्तु पर, और आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच में संबंध। तो हम आपको यहां पर यह बताना चाहते हैं कि समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र दोनों ही सोशल साइंसेज के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय है। दोनों ही सोशल साइंसेज के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय है और समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच में घनिष्ठ संबंध है। 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में दोनों का जो अध्ययन होता था वो लगभग एक ही साथ होता था, एक ही विषय के रूप में होता था। ये दोनों विज्ञान के रूप में कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं खींची गई थी, यानी राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र का अध्ययन एक ही विषय के रूप में होता था। कहने का तात्पर्य है कि राज्य की अवधारणा और समाज की अवधारणा लगभग एक समान थी, लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी में जब नवीन राज्यों का उदय हुआ, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना होनी शुरू हो गई, संविधान और संविधानवाद की बात आने लगी, राज्य की अवधारणा का इमर्जेंस हुआ, तो ऐसी स्थिति में समाज शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र के बीच में एक स्पष्ट विभाजक रेखा डिवाइड लाइन खींच दिया गया और राजनीतिक शास्त्र का जो संबंध रखा गया वह राज्य एवं राज्य से संबंधित पहलुओं के अध्ययन करने में, और समाज शास्त्र का जो संबंध रखा गया वो समाज एवं समाज से संबंधित पहलुओं का अध्ययन करने के रूप में रखा गया। ये अध्ययन करने के लिए स्पष्ट एक विभाजक रेखा खींच दी गई। लेकिन इन दुर्भिसंधियों के बावजूद इन दोनों समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच में गहरा ताल्लुकात और संबंध बना रहा। राजनीति शास्त्र के अंतर्गत जहां हम क्या करते हैं, राजनीति शास्त्र के अंतर्गत जहां हम शक्ति यानी पावर, सत्ता यानी अथॉरिटी, स्टेट यानी राज्य, ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही तंत्र, सरकार यानी गवर्नमेंट का अध्ययन करते हैं, उसी तरह से समाज शास्त्र के अंतर्गत भी आप देखेंगे कि शक्ति का, सत्ता का, स्टेट का अध्ययन की परंपरा, ब्यूरोक्रेसी के अध्ययन की परंपरा रही है। अब यह कैसे रही है? अगर आप समाजशास्त्री मैक्स वेबर के थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी को देखेंगे या फिर शक्ति और सत्ता के सिद्धांत को देखेंगे तो वहां स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो थ्रस्ट एरिया है सोशियोलॉजी का, शक्ति, सत्ता, राज्य, ब्यूरोक्रेसी, सरकार के अंग है ना, संसदीय शासन प्रणाली, बहुत सारी बातें उसमें आ जाएंगी। तो जो ये राजनीति शास्त्र इन चुनिंदा विषयों का अध्ययन करता है, तो समाज शास्त्र भी इन चुनिंदा विषयों का अध्ययन अपने स्तर से करता है। कहने का मतलब है कि ये जो थ्रस्ट एरिया है इसका अध्ययन दोनों विज्ञानों के बीच में किया जाता है। प्रोफेसर डब्ल्यू.जी. गार्नर थे, प्रोफेसर गार्नर ने एक किताब लिखी, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। अब इसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत जहां संगठित मानव का अध्ययन हम एक राज्य की शक्ति के रूप में करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट के रूप में करते हैं, वहीं समाज शास्त्र क्या करता है कि वो सिर्फ एक संगठित मानव का अध्ययन ना करके पूरे समाज का एज ए होल अध्ययन करता है। प्रोफेसर गार्नर आगे कहते हैं कि एक व्यक्ति का सामाजिक जीवन और एक व्यक्ति का
एक व्यक्ति का सामाजिक जीवन और एक व्यक्ति का राजनीतिक जीवन का अलग अलग अध्ययन करने में दोनों विज्ञान विफल है, क्योंकि सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य का सामाजिक जीवन और राजनीतिक प्राणी होने के नाते मनुष्य का राजनीतिक जीवन इतना घुला मिला है कि दोनों का पूर्ण एवं व्यवस्थित अध्ययन अलग अलग रूप में नहीं किया जा सकता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर समाजशास्त्री गिडिंग्स, समाजशास्त्री अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में बहुत ही मित्रों महत्वपूर्ण बात कही है कि एक राजनीति शास्त्री कहीं ना कहीं समाज शास्त्री भी होता है और एक समाज शास्त्री कहीं ना कहीं राजनीति शास्त्री होता है। कहने का आशय, कहने का तात्पर्य, कहने का इंटेंशन यह है कि अगर हमें राजनीति शास्त्र का अध्ययन करना है या राजनीति शास्त्र को समझना है तो हमें समाज शास्त्र का सतही ज्ञान होना चाहिए, हमें समाज शास्त्र का सतही ज्ञान होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम समाज शास्त्र को समझ रहे हैं तो हमें राजनीति शास्त्र का सतही ज्ञान होना चाहिए। अब इसी क्रम में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि समाज शास्त्र के अंतर्गत क्या होता है। आप यहाँ पर थोड़ा गौर करेंगे, व्हाइट बोर्ड पर नजर दौड़ाएंगे कि समाज शास्त्र के अंतर्गत हम लोग कहते हैं कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, कहते हैं ना। तो ये कैसे बनता है, मान लीजिए कि ये केमिस्ट्री का फिगर है या केमिस्ट्री का इक्वेशन है, तो इसको हम कैसे समझेंगे। तो क्या कहता है कि जब बच्चा जन्म लेता है माँ की कोख से तो वो क्या होता है, एक जैविकीय प्राणी होता है। और जैविकीय प्राणी का मतलब बायोलॉजिकल बीइंग होता है। और इस बायोलॉजिकल बीइंग को सोशियोलॉजी क्या करता है, सोशल बीइंग बनाता है। सोशियोलॉजी क्या करता है, सोशल बीइंग्स बनाता है। तो कहता है कि एक बायोलॉजिकल बीइंग को सोशल बीइंग बनाने की प्रक्रिया अब ये समाज शास्त्र के अंतर्गत की जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हर मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। तो हम जब जन्म लेते हैं तो सिर्फ हम क्या होते हैं, माँ की कोख से या गर्भ से जब हमारा जन्म होता है तो हम सिर्फ एक हाड़ मांस का पुतला भर होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। बाकी तो ये सारा चीज जो भी ट्रेडिशन है, कस्टम है, रहन सहन, खान पान, उठ बैठ, बात व्यवहार, ये सब चीज हमें कौन सिखाता है, समाज सिखाता है और समाज के एजेंसी सिखाते हैं। तो कहता है वही बात कि एक जैविकीय प्राणी को सामाजिक प्राणी जो बनाने की प्रक्रिया है उसको हम लोग सोशियोलॉजी में सोशलाइजेशन बोलते हैं। सोशलाइजेशन है ना, मतलब कि सोशलाइजेशन के द्वारा क्या होता है, एक जैविकीय प्राणी सामाजिक प्राणी बनता है। अब इसी तरह से थोड़ा सा राजनीति शास्त्र पर प्रकाश डाल ले तो क्या होता है कि राजनीति शास्त्र में एक व्यक्ति, राजनीतिक शास्त्र में एक व्यक्ति, मात्र एक व्यक्ति है, लेकिन राजनीतिक शास्त्र उसको क्या करता है मित्रों, राजनीतिक शास्त्र उसको एक सिविलाइज्ड सिटीजन बनाता है। सिविलाइज्ड सिटीजन बनाता है, सिविलाइज सिटीजन बनाता है। मतलब एक मानव को राजनीति शास्त्र क्या करता है, सिविलाइज्ड सिटीजन बनाता है। सिविलाइज्ड सिटीजन तभी किसके द्वारा बनाता है, ये अपनी प्रक्रिया पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, जो कि राजनीति शास्त्र में भी पढ़ना है। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के द्वारा सिविलाइज्ड सिटीजन बनाया। अब यहां पर केमिस्ट्री के फार्मूला के अनुसार देखें, हमें केमिस्ट्री का ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं है, तो सोशलाइजेशन शब्द यहां भी आ रहा है, सोशलाइजेशन शब्द यहां भी आ रहा है। अब कहने का आशय साफ है कि दोनों विज्ञानों में कितना ज्यादा अंतर्निहित संबंध है, कितना ज्यादा दोनों विज्ञान एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। इसी इंटर रिलेशंस के कारण, अंतर संबंधित होने के कारण कालांतर में एक नया शब्दावली का इजाद हुआ, आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ, जिसको हम लोग क्या कहें, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी।
पॉलिटिकल सोशियोलॉजी यानी कि राजनीतिक समाजशास्त्र। अब देखिए कितना इन दोनों के बीच गहरा संबंध है कि एक नया विषय का ही निर्माण हो गया जिसे हम लोगों ने क्या कहा, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का नामकरण दिया। यानी कहने का आशय है कि राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र के बीच में आदान प्रदान मूलक संबंध है। अब एक थोड़ा टिप्पणी है, इनको रख लेंगे। प्रोफेसर कैटलिन जो कि सोशियोलॉजी का भी स्टडी करते हैं और जो कि समाज शास्त्र का भी अध्ययन करते हैं, तो कहे उन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया। कहा पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी आर इनसेपरेबल। थोड़ा सा इसको हम हटा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी आर inseparable subject. In fact, these are two faces in a single picture. क्या कहा प्रोफेसर कैटलिन ने? बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट प्रोफेसर कैटलिन ने दिया। दोस्तों क्या दिया प्रोफेसर कैटलिन ने? कहा उन्होंने साहब कि पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी आर इनसेपरेबल, मतलब इनको अलग नहीं किया जा सकता है। सब्जेक्ट्स है, ये अलग नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट दीज आर टू फेसेस, यह दो चेहरा तो हैं, लेकिन एक सिंगल पिक्चर के ही दो चेहरे हैं, अलग अलग ये नहीं है। ये प्रोफेसर कैटलिन का कहना था। अब थोड़ा सा इस बात को समझने के लिए हम लोग यहां पर ये भी देखेंगे कि कैसे इंटर रिलेटेड है, चाहे वो सिविल सर्विसेज के बच्चे हों, चाहे वो 11th-12th के, या फिर आप जाकर ग्रेजुएशन के बच्चे हो। अब थोड़ा सा आप पॉलिटिकल साइंस को देखिए। पॉलिटिकल साइंस, यहां कॉन्सेप्ट क्या है? स्टेट। यहां कॉन्सेप्ट क्या है मित्रों? यहां कॉन्सेप्ट क्या है? स्टेट का कॉन्सेप्ट है ना। अब स्टेट का क्या काम है? स्टेट का काम क्या है? राज्य है ना, समझ रहे हैं ना बात को। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे? ये पॉलिटिकल साइंस का हम कंट्रीब्यूशंस बता रहे हैं, कंट्रीब्यूशंस इन सोशियोलॉजी थे कि पॉलिटिकल साइंस का कंट्रीब्यूशंस क्या है इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी। तो हम लोग देख रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस में स्टेट की अवधारणा है। स्टेट कहने का मतलब है राज्य की अवधारणा है। तो राज्य का जो रोल है वो क्या है, ये चीज को देखना है। रिगार्डिंग द सोसाइटी एंड सोशियोलॉजी, राज्य का रोल क्या है? तो राज्य का रोल है कि इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल लाइफ, ट्राइज टू इंड सोशल एविल्स। अब राज्य के पास चूंकि क्या है? वैधानिक शक्तियां हैं, संसदीय शक्तियां हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कानून का निर्माण हमारे यहाँ कहां से होता है? पार्लियामेंट के द्वारा होता है। और कभी कभी विकट परिस्थितियों में राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस के द्वारा कानून ला दिया जाता है और फिर उसे संसद से मंजूरी लेनी पड़ती है। तो स्टेट का यहाँ पर रोल क्या हो रहा है? इन्फ्लुएंस टू सोशल लाइफ, ये सोशल लाइफ को प्रभावित करता है राज्य। दूसरा है कि ट्राइज टू एंड सोशल इविल्स, फिर क्या होता है कि रेगुलेट द सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। अब इसमें देखिए कि सोशल इविल्स, जैसे कि समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं। दहेज प्रथा हो गया, बलात्कार हो गया, छेड़छाड़ हो गया, घरेलू हिंसा हो गया, बहुत सारी बुराइयां हैं। तो इसके लिए क्या लाया गया? एंटी डॉरी एक्ट। अब ये एंटी डॉरी एक्ट का पदार्पण कहां से हुआ? आईपीसी की धारा 498A के द्वारा। अब 498 जो इंडियन पैनल कोड का 498 है, वो क्या करता है? एक कानून बना दिया जिसमें कहता है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध है। और ये जब कानून राज्य के द्वारा बनाया जाता है, राजनीति शास्त्र के चुनिंदा विषय वस्तु के द्वारा बनाया जाता है, तो उसका इफेक्ट कहां पड़ता है? हमारे सोशल लाइफ पर। इसी तरह से कई सारा कानून आया, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट,
1929, फिर उसके बाद अभी हाल ही में आया आपको जाकर डोमेस्टिक वायलेंस, प्रोविजन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसके द्वारा घरेलू हिंसा पर एक कानून बना कि महिलाओं पर किसी तरह का कोई घरेलू हिंसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये सारे कानून बने तो उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग महिलाओं के द्वारा, आधी आबादी के द्वारा किया जाने लगा। तो अब ये सोशल एवल्स में पुरुषों के लिए भी कानून बनने आ गए। तो जैसे जैसे समाज बदलेगा वैसे वैसे कानून के स्वरूप में भी बदलाव आएगा। फिर उसके बाद होता है कि रेगुलेट द सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब सोशल ऑर्गेनाइजेशंस कौन है दोस्तों? तो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में हम मैरिज को देख सकते हैं, मतलब विवाह जो समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है। हम फैमिली को देख सकते हैं, तो फैमिली और मैरिज के लिए भी कई सारा कानून बना। यहाँ पर मैरिज एक्ट बना, हिंदू सक्सेशन एक्ट बना कि किस तरह से उत्तराधिकार का सुनिश्चितीकरण होगा। मैरिज एक्ट बना कि कैसे मैरिज को हम लोग संचालित करेंगे। तो स्पेशल मैरिज एक्ट आया 1954। फिर हिंदू मैरिज एक्ट आया 1955। तो ये जो मैरिज एक्ट आया तो उस मैरिज एक्ट में जो इंडियन सोसाइटी के स्ट्रक्चर को देखते हुए एक विवाही प्रथा यानी कि मोनोगैमी को इंपॉर्टेंस दिया गया। मोनोगैमी को क्या किया गया? महत्व दिया गया। मोनोगैमी मतलब एक विवाही प्रथा को दिया गया और पूरे समाज का यही स्वरूप रखा गया कि भारतीय समाज में मोनोगैमी को ही इंपॉर्टेंस मिले, मतलब एक विवाही प्रथा। गोवा में और कुछ कोस्टल एरिया में बायगैमी है। पोलोगैमी की बात है, मतलब बहुविवाही प्रथा की जो बात है, तो मुस्लिम समाज में हम देखते हैं कि वहां 4-4 पत्नियों रखने की आजादी है। तो उनका अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इस कारण से वो ऐसा करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं पे 2 शादी का प्रावधान नहीं किया गया है, एक मोनोगैमी को ही इंपॉर्टेंस दिया गया है। इसी तरह से सक्सेशन एक्ट है, उत्तराधिकार का अधिनियम है कि कैसे उत्तराधिकार को सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये सारी बातें कौन कर रहा? पॉलिटिकल साइंस कंट्रीब्यूट कर रहा है सोशियोलॉजी को। और सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है मित्रों? तो सोशियोलॉजी भी जो कंट्रीब्यूट कर रहा है कि कोई भी लोकतांत्रिक देश की सरकार या कोई भी अध्यक्षीय प्रणाली वाली सरकार या कोई भी संसदीय परंपरा वाली सरकार अगर कोई भी कानून संसद से बनाती है तो उस कानून के बनाने से पहले समाज के कस्टम्स, समाज के कन्वेंशंस, समाज के फोकवेट, समाज के रीति रिवाज, इन सारे चीजों का ध्यान रखती है और उसको ध्यान रखते हुए ही किसी कानून का निर्माण करती है। यानी जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होगा, समाज करवट बदलेगा, वैसे वैसे कानून का स्वरूप भी हिंदुस्तान में बदलेगा। यानी कि जो भी संसद विधि आयोग विधि जो मंत्रालय भारत सरकार का या पार्लियामेंट जो भी कानून बनाएगी वो सोशल कन्वेंशन, सोशल कस्टम, सोशल ट्रेडिशंस पर ही आधारित होती है। तो ये इतना गहरा संबंध हम लोगों ने देखा। और जहां तक अंतर की बात है तो काफी स्पष्ट अंतर है। 2-3 मुद्दों पर अगर हम बात करें तो एक मेथोडोलॉजी के आधार पर देखें तो समाज शास्त्र के अंतर्गत हम सोशल रिसर्च के मैक्सिमम टूल्स का प्रयोग करते हैं, जबकि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हम आगमन और निगमन पद्धति का प्रयोग करते हैं। समाज शास्त्र एक सामान्य विज्ञान है जबकि राजनीति शास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है। समाज शास्त्र में हम औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों संगठनों का अध्ययन करते हैं, जबकि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हम सिर्फ और सिर्फ औपचारिक संगठनों का अध्ययन करते हैं। तो अंतर भी इन दोनों में है और अंतर होने के बावजूद, कुछ मौलिक अंतर स्थापित होने के बावजूद इन दोनों विषय वस्तु के बीच में गहरा एवं काफी महत्वपूर्ण संबंध है। तो शुक्रिया, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आज का क्लास यहीं तक, फिर हम आपसे मुखातिब होंगे, रूबरू होंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।